बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंजर, जो कि एल्बर्ट कैमस की जानिब से लिखा गया नावल है। इसकी हम समरी देखेंगे, इसके अंदर क्या थीम सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, क्या राइटिंग टेक्निक इस्तेमाल की है नावलिस्ट ने, वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी समरी की। समरी से पहले एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप एल्बर्ट कैमस की बायोग्राफ़ी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने से आपको पता चलेगा कि उसने जो अपना एक्सपीरियंस है, उसने पॉवर्टी में अपनी लाइफ गुजार दी। एक दो जो घर रूम्स का अपार्टमेंट है उसको शेयर किया अपने बहन भाइयों, अपने वालदैन और फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, एक बीमार अंकल थे, उनके साथ उसने उस छोटे से अपार्टमेंट को शेयर किया। उसकी एजुकेशन छूट गई उसकी स्टडी की वजह से, हालांकि उस यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा और उसने अपने जो पार्ट टाइम जॉब्स के ज़रिए से अपने एजुकेशन को सपोर्ट करता रहा, लेकिन फिर भी गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसको ये छोड़ना पड़ा। जर्नलिज़म की तरफ गया और फिर अपना करियर बहुत अच्छा बनाया राइटिंग में। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी उसके वर्क्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिक बात करें द स्ट्रेंजर के हवाले से, तो ये स्टोरी है अब्सर्डिज़म के हवाले से, लाइफ की नथिंगनेस के हवाले से, सोसाइटी कोड्स को फॉलो ना करने के हवाले से, और इसी थीम, इसी पैराबल के ऊपर मबनी है। जो नावल है मैडमैन, यानी कि स्ट्रेंजर और मैडमैन की हमें चीज़ें मिलती हैं कि मैडमैन कौन होता है। मैडमैन भी वही होता है जो सोसाइटी के कोड्स और नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता और लोग फिर उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एक आम आदमी नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी के कोड्स को फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि उसका एक्शन इतना मुनासिब नामुनासिब हो या ना हो, वो एक अलग सी बात है। लेकिन इसको जब हम मैडमैन को डिस्कस करेंगे तो उसको हम देख लेंगे। अभी हम बात करें द स्ट्रेंजर के हवाले से, तो स्ट्रेंजर भी वही आदमी है जो बिल्कुल सोसाइटी जो करती है कि जब किसी का कोई रिश्तेदार फोत हो जाता है तो वो सोसाइटी का हर बंदा का रिएक्शन यही होता है, इमोशनल हो जाता है, वो रोता है, उसके ऊपर उसे दुख होता है, पेन होता है, उसका इजहार करता है बरमला। तो ये इस तरह का कुछ नहीं करता और बहुत ही कोल्ड सा रवैया रखता है रिश्तों को लेके चलते हुए। इसको हम इस हवाले से देखेंगे। मेन कैरेक्टर इसका मर्साल्ट है, जो कि नरेटर है। वो यंग मैन है, अल्जीरिया में रहता है, जो कि यहीं पे एल्बर्ट कैमस भी रहता था, जो कि उस वक़्त फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। फ्रेंच का कॉलोनियल वो इलाका था। ये भी थीम हमें इस वर्क के अंदर, द स्ट्रेंजर के अंदर नज़र आएगा। अब उसको ये एक टेलीग्राम मिलता है कि उसकी वालदा की, मरसाल को एक टेलीग्राम मिलता है कि उसकी वालदा की डेथ हो चुकी है। अब वो दूसरे शहर में होता है, वो ट्रैवल करके आता है अपनी वालदा की फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। सारे रास्ते वो सोया रहता है, कोई रोता नहीं है, कोई परेशान नहीं होता, सारे रास्ते रोया रहता है। जब वापस आता है तो डायरेक्टर जो होता है होम का, वो उसको मिलता है और उसको बताता है उसकी माँ के बारे में कि उसके आखिरी रात क्या थी, और उसका जो ताबूत है वालदा का वो बंद कर दिया जाता है, उसको सील किया गया होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वालदा का चेहरा देख लें, आखिरी दीदार कर लें, तो हम इसको खोल देते हैं। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग रहने दें, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद उसकी जो वालदा की बॉडी उसको रखा जाता है। अब वो कोई उनके साथ, सारे उसके लिए जो अफसोस करने वाले हैं उनके साथ ज़्यादा बातें करता नहीं है। वो सिगरेट पीता है, अपनी कॉफ़ी पीता है और फिर सो जाता है। फिर अगले दिन उसकी माँ का बाकायदा जो फ्यूनरल है वो तय पाया गया था। तो डायरेक्टर को तो वो दोबारा मिलता है और डायरेक्टर उसको बताता है कि थैम्स पेस के साथ उसकी माँ के काफ़ी इमोशनल ताल्लुकात थे, तो वो भी इस फ्यूनरल को अटेंड करेगा, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल बंदा है। वो सब इसकी फ्यूनरल को अटेंड करते हैं और वापस उसी रात वो वापस बिल्कुल खुशी खुशी वापस अपने शहर में आ जाता है और वहाँ पे आके मामूल की ज़िंदगी गुजार लेता है। अगले दिन क्या होता है, अब ये हर दिन उसका इम्पॉर्टेंट है। उसने कब सिगरेट पिया, कब कॉफ़ी पी, कब सोया, अपनी वालदा की वफ़ात की वक्त, ये सारी चीज़ें आपने नोट करती हैं, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में पास पेपर्स में भी आए हुए हैं और ये आपको नेक्स्ट भी हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट डे वो जब जाता है, वो बीच पे चला जाता है स्विम करने के लिए। उसकी एक मैरी कार्डोना उसके साथ को वर्कर होती है, उसकी कोलीग होती है, तो उसके साथ चला जाता है एक मूवी देखने के लिए, थिएटर में कॉमेडी मूवी देखने के लिए शाम के वक्त। फिर वो अपनी रात इकट्ठे दोनों गुजारते हैं, यानी रात को वो दोनों इकट्ठे होते हैं। सुबह जब वो लोग उठते हैं तो मैरी जा चुकी होती है और वो अभी तक बेड के ऊपर ही होता है, बालकनी से बाहर देखता रहता है लोगों को आते जाते हुए। फिर नेक्स्ट हमें एक और डिस्क्रिप्शन मिलती है उसके नेबर्स के बारे में। सलामानो एक नेबर है उसका, जिसके पास एक कुत्ता है और वो उस कुत्ते से बहुत प्यार करता है, और आगे जाके हमें पता चलेगा कि उसका वो कुत्ता मर जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करता है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं
वो इतना डिस्गस्ट फील करते हैं कि ये कुत्ते के बारे में इतना कंसर्न था। तो इसको भी हमें थीम और बाकी सिंबल्स में इम्पॉर्टेंट है ये करेक्टर और इसका रिलेशनशिप इसके डॉग के साथ, जिसको कंट्रास्ट किया जाएगा मिसाल्ट के उसके जो रिलेशंस है, मैरी के साथ रिलेशन, उसकी वालदा के साथ रिलेशन, आगे जो उसका फ्रेंड आएगा उसके साथ रिलेशन, तो उनके साथ शार्पली इसको कंट्रास्ट किया गया है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि हमें क्वेश्चन में उसको हेल्प आउट करे आंसर देने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर हमारे पास नेबर है एक रायमंड, जो कि इसका दोस्त बताया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं होती। वो उसके पास डिनर के लिए जाता है। रायमंड उसको बताता है कि उसकी जो एक गर्लफ्रेंड थी, जिसने मिस्ट्रेस थी, जिसने उसे चीट किया और फिर उसने भी उसको जो है वो मारा और उसके साथ नारवा रवैया रखा, जिसकी वजह से अब उसके भाई जो लड़की है जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसके भाई इसके पीछे पड़े हुए, कहते हैं उसको एक लेटर लिखो, और जिस पर मिसाल्ट मान जाता है, कहता है ठीक है मैं उसको लेटर लिख देता हूँ। वो उसी रात उसको लेटर लिख देता है। अब नेक्स्ट डे मैरी उसको मिलने आती है और वो कहती है क्या तुमसे मोहब्बत करती हो? कहते हैं मुझे इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, इट डिड नॉट मीन एनीथिंग, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इनका मतलब क्या है। ठीक है मैं तुम्हारे साथ अच्छा फील करता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आई डोंट नो अबाउट लव। और इतनी देर में उन्हें आवाज़ें आना शुरू होती हैं शाउटिंग की रायमंड के अपार्टमेंट से, और वो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आई होती है और वो उसको धमकी देती है कि हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे क्योंकि तुम जो है वो तुमने मारा अपनी मिस्ट्रेस को, और उसके भाई ने हमसे शिकायत की है इस हवाले से। अब यहाँ पे आके जो मिसाल्ट हैं और मैरी है और जो रायमंड है वो तीनों चले जाते हैं बीच पे स्विमिंग के लिए, फिशिंग के लिए, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक दोस्त होता है मैसोन रायमंड का, जिसके जो ऑन करता है वहाँ पे एक बीच हाउस को, वहाँ पे वो चले जाते हैं और ये सारा सिलसिला वहाँ पे ये बनता है कि वहाँ पे वो अरब आ जाता है जो कि भाई था किसका, मिस्ट्रेस का, जो कि रायमंड की मिस्ट्रेस थी। वहाँ पे उनकी आपस में बहस मुबाहिसा हो जाता है, तकरार हो जाती है, जिस पर रायमंड के पास एक पिस्टल होता है, वो उसको फायर करने की कोशिश करता है लेकिन मिसाल्ट उसको मना कर देता है और वो आराम से वहाँ पे बहस खत्म हो जाती है। मिसाल्ट दोबारा जब बाहर आता है और पता नहीं, अब उन्होंने बताया इसको कोई पर्पस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, क्या उसके दिमाग में था बिल्कुल भी नहीं पता, बस वो शूट कर देता है अरब को जो कि मिस्ट्रेस का भाई था, वो रायमंड की मिस्ट्रेस का भाई था, और उसको मार देता है। तो ये सिलसिला वहाँ पे पेश आता है। अब जाहिर सी बात है उसको पुलिस ले जाती है, उसको अदालत में पेश किया जाता है और सब उसके जो वकला है वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन, अगर ये डिक्लेयर करो कि तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ जो है रिलीफ मिलेगा। तुमने एक क्योंकि अरब को माना है तो हमारे लॉ के अंदर कुछ लचक मौजूद है इस हवाले से। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं एक एथीस्ट हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं किसी गॉड पे बिलीव नहीं रखता। और आखिरकार और फिर जब वो वहाँ पे पुलिस के मजिस्ट्रेट उसको फांसी की सज़ा दे देता है और उसी दौरान जब उसकी वो सज़ा काट रही होती है वहाँ पे आती है उसे मिलने के लिए मैरी भी फर्दर आती है और कहती है कि मुझे ये उम्मीद है कि तुम छूट जाओगे अगर तुम ये कह दो, अभी भी तुम ये कह दो। वो कहते नहीं, मैं नहीं ऐसा कह सकता कि मैं किसी गॉड को मानता हूँ, जबकि मैं किसी गॉड को मानता ही नहीं हूँ और ज़िंदगी का कुछ अर्सा रह गया और मैं इसको गॉड पे नहीं सर्व करना चाहता कि मैं मानता हूँ नहीं मानता, गॉड के बारे में बातें मैं करना ही नहीं चाहता। आखिर पे जाके उसको ये रियलाइज़ होता है और वो इस बारे में खुशी आखिर पे जाके हमें मिलती है। मिसाल सिर्फ खुशी फील तब करते हैं जब वो कहते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ कि मुझे फांसी मिल जाए, क्योंकि कल अगर मैं यहाँ से छूट जाऊँ कल भी तभी मौत मार जाऊँगा, तो आखिरकार तो मार ही जाऊँगा ना। इस तरह से फांसी के ज़रिए से मरूँ तो बे मौत मरूँ, एक्सीडेंट में मरूँ, जिस तरह में मरूँ, मरना ही तो है मुझे। तो आई एम हैप्पी कि मैं इस तरह मर जाऊँ, मैंने जो कत्ल किया उसकी सज़ा पाऊँ और मर जाऊँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं कुछ अर्सा ज़िंदा रहूँ, क्या करूँगा ज़िंदा है कि लाइफ को कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। हर इंसान पैदा होता है, खाता पीता है और मर जाता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी टुमारो यू विल डाई। तो इस नोशन को ये फॉलो करता है कि बस खाओ पियो ऐश करो क्योंकि कल को तुमने मर जाना है। तो वो कहते हैं कि जब कल को यहाँ से छूट के भी तो मरना ही है ना कभी तो मरना है, कुछ अर्सा और अभी भी मरना है तो फिर अभी मर जाता हूँ और खुशी से मर जाता हूँ। जो काम करना ही है उसको काम से क्यों करना, उसको खुशी से क्यों ना करना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ख़त्म होती हुई नज़र आता है द स्ट्रेंजर, जिसके अंदर क्लियरली थीम जो है, अगर हम थोड़ा सा इसको शॉर्टली थीम्स को डिस्कस कर लें तो इर्रेशनैलिटी ऑफ द यूनिवर्स उसने बताया है कि कोई पर्पस नहीं उसने बताया। बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशलिज्म के करीब तरीन उसने फ़िलासफ़ी बताई है कि कोई जो मिसाल सोचता है, जो वो करता है, जो वो प्रेजेंट करता है, जो उसके एक्शंस हैं, चाहे वो मैरी से अब मैरी उससे कहती है ठीक है तुम मेरे साथ एंगेजमेंट कर लो, वो कहता है ठीक है तुम्हारी इसमें खुशी है तो मैं कर लेता हूँ, वरना मेरे लिए शादी मैरिज लव कोई चीज़ें मानी नहीं रखती। वो क्यों अरब को कत्ल कर देता है, उस मिस्ट्रेस के भाई को क्यों कत्ल कर देता है, बिल्कुल भी उसको उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और वो कहते हैं एक और चीज़ प्रेजेंट करने की
स्ट्रेंजर ने एल्बर्ट कैमस ने कोशिश की है अपने द स्ट्रेंजर नावल के ज़रिए से कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हो उसका कोई रीज़न हो, कोई लॉजिक हो उसके पीछे। बहुत चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं बगैर वजह के, इंसान का जैसे कह रहे दिल कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आती क्यों उसने किया। तो कहते जो इंसान है वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक रीज़न फिर ढूंढती है सोसाइटी और उसको पेश करने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा वो कहता है नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात चीज़ें बगैर किसी मकसद के भी हो जाया करती हैं, सिर्फ ऐसे ही हो जाया करती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के पीछे एक रैशनल मीनिंग हो। नेक्स्ट थीम मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को बयान करता है वो इसके अंदर, कि कहता है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि सिर्फ हर शख्स पैदा होता है, खाता पीता है और मर जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी ऐसी, या तो कोई ऐसा भी इंसान है जो मरता नहीं है, तो फिर तो कोई डिफरेंस हो, फिर तो कोई गोल अचीव करना हो, तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्ड, यानी कि सिर्फ फिजिकल वर्ड पे बात करता है, सिर्फ सेक्स के पे बात करता है। कमाता इसलिए है कि खा सके, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है। गॉड को डिनाई करता है, क्रिश्चियनिटी को डिनाई करता है, यानी कि उसके पास कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। जिस तरह गॉड फ्राहम करता है कुछ गोल्स ऑफ लाइफ के, पैशंस ऑफ लाइफ, और जो गॉड बात करता है कि एक इस दुनिया के बाद अगली दुनिया होगी और जिसका हिसाब किताब देना होगा तमाम चीज़ों का, जिसके ज़रिए से जिसको इंसान अपने जहन में रखते हुए अच्छे अमाल करता है, बुरे से इज्तनाब करता है, तो वो भी उसके जहन में जब लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ें भी कोई गोल, कोई मोटिव, कोई मीनिंग फ्राहम करती हुई हमें नज़र नहीं आती। एक और अहम थीम इसके अंदर है डिके एंड डेथ, यानी कि डेथ का सिंबल यूज़ किया गया। जब शुरू होता है प्ले तो डेथ हमें पता चलता है मिसाल की मदद का, जिसके बारे में उसका बड़ा ही कोल्ड सा बिहेवियर है। उसके बाद कुत्ता जो है सलेमानो का, उसकी डेथ होती है, जो कि बहुत अटैच होता है उसके साथ, बहुत ही इमोशनल उसका होता है रवैया। फिर वो अरब को कत्ल कर देता है बगैर किसी वजह से। आखिर पे अपनी मौत के बारे में वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज भी मरना है और कल ही भी मर ही जाना है। रिलेशनशिप का थीम इसके अंदर हमें नज़र आता है। थीम ऑफ रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है अपनी वालदा के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपना फ्रेंड किसी हद तक डायमंड, उसके साथ बहुत ही कोल्ड है। वो उनके लिए कुछ वार्म फीलिंग्स नहीं रखता, जबकि जो पैटर थॉमस पैर्स एंड उसका ये वालदा का जो रिलेशन था वो बहुत इमोशनल, बहुत अटैचमेंट के साथ बताया गया है हमें नावल के अंदर, कि वो जब मर जाती है तो वो इतना रोता धोता हुआ, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो आता है उसकी माँ का, और उसके फ्यूनरल में भी वो इतनी दूर से आता है, वो दूसरे शहर होता है, वो वहाँ पे पार्ट लेने के लिए। जो सलेमानो की अपने कुत्ते के साथ अटैचमेंट थी उसको जाहिर किया गया है। तो ये जो रायमंड और उसकी मिस्ट्रेस का पास में रिलेशन था उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो ये जो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल एलिमेंट दिखाया गया है इसको, और जो मिर्साल का अपने रिलेशनशिप्स के साथ रवैया है उसको बहुत ही शार्पली कंट्रास्ट किया और दिखाने की कोशिश की गई है कि वो वाकई स्ट्रेंजर था और उसका रवैया सोसाइटी के रवैयों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। सिंबल्स इसके अंदर कोर्ट रूम का सिंबल इस्तेमाल किया गया है, जो कि कोर्ट रूम सिंबलाइज करता है सोसाइटी, तमाम सोसाइटी को, और जो लॉ वहाँ पे प्रेजेंट किया गया वो विल ऑफ पीपल, यानी कि वो कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि ये जो इरेशनल सा रवैया दिखा रहा है स्ट्रेंजर, और ये जो बातें मिसाल कर रहा है, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हर बात के पीछे लॉजिक है, हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और जो वर्ड चल रही है वो किसी ना किसी लॉजिक, किसी ना किसी रीज़न की बुनियाद पे चल रही है, और ये जो बातें कर रहा है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल इस हवाले से नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो कोर्ट रूम है उसके अंदर वो रिप्रेजेंट कर रही है। क्रूसीफिक्स रिप्रेजेंट कर रही है क्रिश्चियनिटी को, और जो कि जिसके बिल्कुल अपोजिट फिलॉसफी है एल्बर्ट कैमस की। उसके अलावा कलर्स जो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, स्काई का कलर, उनके ड्रेसेस के कलर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं एंगर और मतलब मूड स्विंग्स जो होते हैं प्ले के अंदर, उसको कलर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा हीट को सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया है कि जब वो वहाँ पे अपनी माँ की फ्यूनरल पे जाता है तो तब भी हीट का एलिमेंट वहाँ पे पाया जाता है। हीट जो है वो डिजीनेस के साथ, जब भी हीट वहाँ पे कहीं भी वो पाता है तो उसके ऊपर एक नींद सी, एक नुदगी सी तारी हो जाती है और वो इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत कर देता है। जब अरब का वो कत्ल करता है तो तब भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, कुछ हीट सी पाई जाती है। तो ये थे उसके कुछ सिंबल्स, उसके थीम्स, उसने क्या समरी में हमने डिस्कस किया कि क्या उस हवाले से बात वो करता है और एनालिसिस इसका क्या बनता है, उसने फ़िलासफ़ी क्या पेश की। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी के हवाले से भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये उसके करीब तर है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नोशंस को फॉलो नहीं करती क्योंकि वो बहुत ब्रॉड फ़िलासफ़ी है और उसके अंदर बहुत ब्रॉड विजन पेश किया गया है। लेकिन ये थोड़ा सा चीज़ों को क्या हम कह सकते हैं कि एज अ होल पेश नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक चीज़ को उठा के उस हवाले से मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को बताता है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी क्योंकि काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया और एक ही वीडियो के अंदर मैंने इसके सिंबल्स और थीम्स को
आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।